6 महीने पहले हरियाणा के छोटे गांव बिजवासन में मीरा की शादी दिल्ली के मध्यम वर्ग के परिवार में होती है। ए छोरे, तने के सोच के इस छोरी का रिश्ता जोड़ा। जब सारे सोसाइटी में इसकी शक्ल देखेंगे तो बेरानी के की कहेंगे या किसी बहू ले आई के कहूंगी फिर मैं। ओह माय गॉड भैया, आपने तो अपना भविष्य ही दांव पे लगा दिया। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि तेरी भाभी कहाँ छुप जाती है। मैं अब उन्हें क्या ही जवाब दूं कि मेरी भाभी गांव से आई है, डर जाती है। मैं सीख जाऊंगी माँ जी, बस मुझे मौका दीजिए। मैं आपकी इज्जत में कभी दाग नहीं लगने दूंगी। हाँ माँ, मीरा में दम है, वो सब कुछ कर सकती है। आप थोड़ा उसे समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, हमारे घर में सारे MBA इंजीनियर ऐसे ऐसे लोग आया करे हैं। अब इसने तो कुछ आता है को ना। मैंने तो बेटा घनी शर्म आओगी। मेरे बस की ना इस छोरी ना पार्टी में ले जाना, मैं कती भी ना लेके जाऊं। मीरा चुपचाप अपने कमरे में जाकर एक छुपाई हुई किताब को निकालती है, UPSC प्रिपरेशन गाइड। पापा जी ने कहा था, बेटी तेरी पढ़ाई ही तेरी असली ताकत है। आज उनकी बात साबित करनी होगी। कुछ दिन बाद मीरा रसोई में काम करते समय अंग्रेजी न्यूज सुन रही है। अरे यार, ये गांव वाली अंग्रेजी न्यूज भी सुनने लगी, जैसे कुछ समझ भी आ रहा हो इसे। दीदी जी, मुझे अंग्रेजी आती है, मैंने BA की है। के बोला BA? अरे तने पहले क्यों ना बताया? कौन से कॉलेज से करी है इसने BA? दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है माँ जी। 75% मार्क से फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ मैं। वाह भाई वाह, अब इनका PhD करने का इरादा है। कल को बोलेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई छोड़, इसने BA करन तक कोई सरकारी नौकरी ना मिल जाती। या सब दिखावा करे है बस। माँ जी, ये दिखावा नहीं है, मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। माँ बेटी दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रात के समय जब सब सो जाते हैं तो मीरा छुप छुप कर UPSC की तैयारियां करती है। माँ जी, मैं गवार हूँ तो क्या हुआ? गवार का मतलब ये तो नहीं है ना कि सपने भी छोटे हो। मैं दिखाऊंगी कि गांव की मिट्टी में ही हीरा पैदा होता है। एक दिन अमित मीरा को पढ़ते हुए देख लेता है। मीरा, तुम इतनी रात तक जाग क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। ये पॉलिटिकल साइंस की किताबें, मैथ्स की किताबें, इन सब किताबों को देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि तुम कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हो। क्या तुम सच में IAS की तैयारी कर रही हो? हाँ अमित जी, पर प्लीज किसी को बताना मत। मैं जानती हूँ माँ जी और दीदी मेरा मजाक उड़ाएंगी। तभी पूजा नई ड्रेस में वहाँ जाती है। अरे, यहाँ तो रात की मीटिंग चल रही है। ये क्या, UPSC? चीखने की आवाज सुनकर शालिनी देवी भी आ जाती है। रात में यू के नाटक लगा रखा है तने। मम्मी देखो तो, महारानी जी IAS बनने के सपने देख रही हैं। गांव से शहर आई नहीं कि राज करने के सपने देखने लग गई। हद हो गई भाई। पहले तो घर का काम ढंग से तू किया ना करती, तना कुछ सीख भी ना रखा। बर्तन तेरे धुलते नहीं, अब तू IAS बनाएगी? माँ जी, मैं घर का काम भी पूरी मेहनत से करती हूँ और रात में पढ़ाई भी। मैं साबित करना चाहती हूँ कि गांव की लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। के साबित करना चाहे भाई तू? पहले मेरे दोस्ता के सामने तने मेरी बेइज्जती करवा दी, अब सरकार चलाने की सोचेगी तू? अगले दिन शालिनी देवी की 2 सहेलियां घर आती हैं। मीरा हिचकिचाते हुए चाय परोसती है। बेटा, इसने में बताओ तने के पढ़ाई करी है? शर्मा मत, बता दे सबने। नमस्ते आंटी जी, मैंने BA की है 75% के साथ फर्स्ट डिवीजन। अभी UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह बेटी, कमाल है। और कौन से सब्जेक्ट लिए हैं ऑप्शनल में? पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पहले भी 2 बार अटेम्प्ट किया है और क्लियर भी हो गया है। अब मेंस की पूरी तैयारी कर रही हूँ। शालिनी, तुम्हारी बहू तो बहुत इंटेलिजेंट है। तुमने तो बताया था कि वो शर्मीली बहुत है। शालिनी देवी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हाँ यार, आजकल गांव की लड़कियां भी कितनी स्मार्ट हो गई हैं। तुम लकी हो शालिनी। हाँ वो तो है बात। दोस्त चले जाने के बाद घर में तूफान मच जाता है। मम्मी, ये लड़की तो हमसे झूठ बोलती है। हमें तो लगा था कि ये कुछ जानती ही नहीं है। मीरा, तूने हमने बेवकूफ बनाया। अगर तू इतनी पढ़ी लिखी थी तो तने बताया क्यों ना हमने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आपने कभी प्यार से पूछा ही नहीं। हमेशा गवार, अनपढ़ कहकर मुंह बंद कर देती थी। मैं क्या ही करती। माँ, मीरा सच कह रही है और हमने कभी उसे मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी बात कहे हमसे। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर वर्मा का फोन आता है। मीरा घबराकर फोन उठाती है। मीरा बेटी, गुड न्यूज है, तुम्हारे UPSC के रिजल्ट आ चुके हैं।
तुम क्वालिफाई हो चुकी हो, बस तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। मीरा के हाथ कांपने लगते हैं और वो खुशी से चीख पड़ती है। सच में सर, मेरी मेंस क्लियर हो गई। हाँ बेटी, और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं। अब इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दो तुम। अमित दौड़ कर आता है। क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही हो? अमित जी, मैंने यूपीएससी मेंस क्लियर की है। इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ मैं। ओह माय गॉड मीरा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तभी शालिनी देवी और पूजा वहाँ पर आ जाते हैं। के अल्लाह मचा रखा भाई। हाँ यार, क्या सेलिब्रेशन चल रही है? माँ, मीरा ने यूपीएससी पास कर लिया है। क्या? सीरियसली? तो क्या हुआ, इब इंटरव्यू बाकी है। इंटरव्यू में पता चल है किसने क्या आवे है, या लिखन पढ़न में तो ठीक है, बस इंटरव्यू में बेरा पाटेगा इसका सिलेक्शन होवेगा कि ना। और जीवा इंग्लिश में सवाल पूछेंगे ना, जी बेरा पाटेगा इसने। माँ जी, आप देखिए, अब मैं साबित करके दिखाऊंगी कि आपकी गवार बहू कितनी काबिल है। ये क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अरे बाप रे बाप! अरे बेटी शाबाश, तुमने कर दिखाया। अरे शालिनी, मैं ना कहता था तुम्हारी बहू सोना है सोना। अब तो मान जाओ। रमेश भाई, आप इस छोरी के हाँ में हाँ क्यों मिलाया करो हमेशा? अरे नहीं शालिनी, सच्चाई तो ये है कि तूने कभी इसको समझा ही नहीं। अरे कोई गांव से होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार हो। अरे गांव के लोग कहां से कहां जा रहे हैं, कितनी तरक्की कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता। 3 महीने बाद रिजल्ट का दिन। मीरा बेचैनी से अपना फोन देख रही है। पूरा परिवार टेंशन में है। अमित जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या होगा अगर? मीरा देखो, बुरे विचार ना अपने दिमाग से निकाल दो। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। और तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तभी फोन की घंटी बजती है। डॉक्टर वर्मा का नाम डिस्प्ले होता है। मीरा, मीरा, मीरा बेटी, सुन रही हो तुम? मीरा बेटी, आज तुमने कमाल करके दिखा दिया। क्या हुआ सर? रिजल्ट? आईएएस में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा, और वो भी ऑल इंडिया टॉप 5 में आई हो तुम। मीरा के हाथ से फोन गिर जाता है और वो हो गया? हो गया अमित जी, मैं आईएएस बन गई हूँ, रैंक 5। अमित उसे कसकर गले लगाता है। शालिनी देवी और पूजा पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हैं। आईएएस के टॉप 5 में? सच में? हाँ, मेरी पत्नी आईएएस बन गई। कुछ दिन बाद मीरा आईएएस की सफेद सलवार कमीज और आईडी कार्ड पहनकर घर आती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। मीरा बेटी, मैंने माफ कर दे। मैंने तेने बहुत गलत समझा बेटी। मैं अंधी थी जो तेरी काबिलियत ने पहचान ना पाई। माँ जी, अब सब भूल जाइए। मैं सिर्फ यही साबित करना चाहती थी कि गांव की लड़कियां भी देश की व्यवस्था संभाल सकती हैं, नीतियाँ बना सकती हैं। भाभी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप तो हीरा हो, हीरा। दीदी, अब ये सब छोड़िए, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखा शालिनी, मैं ना कहता था, अब बहू में कुछ खास है तुम्हारे। शालिनी देवी अपनी सहेलियों को फोन करती है। हेलो प्रीति, हाँ यार, मेरी बहू का रिजल्ट आ लिया। आईएएस में सिलेक्शन होगा, टॉप 5 में आई है मेरी बहू। ईब मैं सभी ने कहूंगी जो पूछा थी ना, शालिनी तेरी बहू दिखती क्यों ना। अरे यार, मेरी बहू तो कलेक्टर साहिबा है। माँ जी, मैं वही गवार बहू हूँ, बस अब आईएएस ऑफिसर वाली गवार बहू हूँ। सभी हंसते हैं और मीरा अपना आईडी कार्ड देखकर मुस्कुराती है। कैमरा स्लोली जूम आउट होता है, जहां गांव की एक सीधी सादी लड़की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि समाज की सोच को भी बदल दिया। चंदन नाम का एक गरीब कबाड़ी वाला गली गली में कबाड़े का ठेला लेकर घरों से रद्दी कबाड़ा इकट्ठा किया करता था। कम उम्र में ही घर का खर्च उठाने और बूढ़ी माँ की दमे की बीमारी के चलते सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली थी और कबाड़ी का काम शुरू किया था। एक रोज वो अपना ठेला लिए गली में आवाज लगाते हुए कहता है, कबाड़ी वाले, रद्दी, पेपर, लोहा, प्लास्टिक, पुरानी बर्तन, कबाड़ा निकालो घर से, कबाड़ा। अरे ओ कबाड़ी वाले, रुक तो सही। अरे तेरा ही इंतजार कर रही थी। कल घर की सफाई की है तो कबाड़ा जमा हो गया है, जरा देख तो एक बार। हाँ हाँ, अभी तराजू लेकर आता हूँ आंटी जी। तभी वो घर के बाहर सारा कबाड़ा इकट्ठा कर तोल कर ठेले पर रख लेता है और उस कबाड़े का हिसाब कर उस औरत को 100 रुपए का नोट थमाते हुए कहता है, ये लीजिए आपके पैसे। 100 रुपए? अरे कबाड़े में इतना सारा लोहा प्लास्टिक था और तू 100 रुपए बता रहा है मुझे? अरे आंटी,
अभी आपको कबाड़ा बेचकर भी 1000 रुपया हाथ में चाहिए क्या? ये सारा लोहा जंग लगा हुआ है, मुझे तो ज्यादा इसमें फायदा भी नहीं होगा और हिसाब से ही दे रहा हूँ पैसा। फिर भी इतना कबाड़ा तो दिया है ना तुझे, कम से कम 150 रुपए तो बोल। अब कबाड़ी वाले से भी मोल भाव करोगी आंटी? अरे इसमें मुझे कुछ नहीं बचता। ना बाबा ना, 150 रुपए बनते हैं इस सारे कबाड़े के, इतने लिए बिना नहीं मानूंगी। ठीक है आंटी, ये लो पैसे, कबाड़ी को भी लूट लिया आपने तो। इतना कहकर चंदन उस औरत को पैसे देकर कबाड़ा लेकर वहाँ से आवाज लगाते हुए आगे बढ़ता है। पूरे दिन कड़ी धूप में वो घरों से कबाड़ा इकट्ठा कर शाम को ठेकेदार कबाड़ी की दुकान पर पहुँच जाता है, जहाँ दूसरी मोहल्ले के कबाड़ी भी अपना कबाड़ा लाया करते थे। तभी ठेकेदार कबाड़ी उन्हें उनके लाए कबाड़े के हिसाब से पैसे पकड़ा देता था। तो चंदन सोनू कबाड़ी से, जो कि उसी की तरह कबाड़ा इकट्ठा करके बेचा करता था, उससे पूछता है, अरे सोनू भाई, लगता है आज कुछ ज्यादा ही कबाड़ा इकट्ठा किया है तुमने। तुम्हारी आज की मजदूरी तो मुझसे भी ज्यादा है। चंदन यार, बड़े मोहल्ले में जब से जाने लगा हूँ ना, फायदा हो रहा है। कबाड़ा भी ज्यादा मिलता है और ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ते। मतलब समझना है तो कल मेरे साथ बड़े मोहल्ले में कबाड़ा लेने चलना, वही सब समझा दूंगा। अभी मुझे जल्दी घर पहुंचना है, चलता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तो चंदन भी दवाई की दुकान से अपनी माँ के लिए दवाई लेता हुआ घर आता है, जहाँ उसकी माँ छोटे से मकान में खांसते हुए चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी चंदन कहता है, माँ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? हटो, मैं बनाता हूँ खाना। मैं ठीक हूँ बेटा, तू चिंता मत कर। तूने दिन में कुछ खाया कि नहीं? माँ, दिन भर तो ठेला लेकर कबाड़े की तलाश में रहता हूँ और फिर पैसे भी इतने नहीं बन पाते कि बाहर से कुछ खा सकूं। पता नहीं मुझ गरीब कबाड़ी की किस्मत में क्या लिखा है। ऐसे निराश नहीं होते बेटा, चल खाना बन गया है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं परोसती हूँ। ठीक है माँ, और मैं आपकी दवाई भी ले आया हूँ, खाना खाकर दवाई लेना मत भूलना। हाँ हाँ समझ गई, जा अब। तभी चंदन मुंह हाथ धोकर खाने के लिए बैठ जाता है। समय बीतता है। इसी तरह चंदन गली मोहल्ले में ठेला लेकर घरों से कबाड़ा इकट्ठा करके शाम को ठेकेदार कबाड़ी को बेच दिया करता था। एक रोज उसे रास्ते में सोनू कबाड़ी मिल जाता है, तो वो उसे अपने साथ एक बड़े मोहल्ले में लेकर जाता है, जहाँ सोनू आवाज लगाकर कहता है, कबाड़ी वाले, कबाड़ा बेचो, रद्दी, प्लास्टिक, लोहा, लकड़े। अरे कबाड़ी वाले, सुनना तो जरा। जी मैम साहब, कबाड़ा बेचना है आपको? हाँ, ये कुछ रद्दी और खराब टीवी है, इनको ले जाओ। 1 महीने से घर में कबाड़े की तरह पड़ी है, उठा लो इनको। जी मैम साहब। चंदन, कबाड़ा उठा ले सब। सोनू और चंदन कबाड़ा उठाकर ठेले पर रखने लगते हैं, जिसमें एक पुराना टीवी, कांच की बोतल और कुछ प्लास्टिक का सामान था। उनका कबाड़ा उठाते ही औरत अपने घर की तरफ जाने लगती है कि तभी चंदन उसे आवाज लगाकर कहता है, मेम साहब, कबाड़े का पैसा तो लेते जाओ। अरे इस कबाड़े के 100-200 रुपए लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे घर से कबाड़ा गया और सफाई हो गई, बहुत है, रखो अपने पैसे अपने पास। अरे चंदन, यही तो फायदा है बड़े मोहल्ले में। ये बड़े लोगों को अपना कबाड़ा हटाना होता है बस। ऐसे ही ये कबाड़ा देकर पैसे नहीं लेते, क्योंकि ये परवाह नहीं करते। और देख, थोड़ी सी खराब चीज को भी कबाड़ा समझकर हटा देते हैं। सच में तुझे तो बहुत फायदा होता होगा। मुझे तो ग्राहक ही ऐसे मिलते हैं जो 100 रुपए के कबाड़े के भी 150 रुपए निकलवा लेते हैं। अब से मैं भी इन्हीं कॉलोनी में कबाड़े के लिए आया करूंगा। बड़े मोहल्ले में कबाड़ा इकट्ठा करने का फायदा जानकर अब से चंदन भी वहीं के आसपास के मोहल्ले में अपना ठेला लेकर घरों से कबाड़ा इकट्ठा किया करता। एक रोज जब शाम को वो ठेकेदार कबाड़ी को कबाड़ा बेच रहा था, तो वो देखता है कि कबाड़ी में से कुछ ठीक चीजें निकालकर ठेकेदार कबाड़ी एक आदमी को बेच रहा है, जिससे ठेकेदार कबाड़ी को बहुत मुनाफा हुआ था। तभी वो घर जाते हुए सोनू से कहता है, मुझे लगता है हमें भी कोई बिजनेस करना चाहिए सोनू। कब तक ठेला लिए कड़ी धूप में गली गली घूमकर कबाड़ा इकट्ठा करके बेचते रहेंगे? अरे चंदन, हम गरीब कबाड़ी क्या बिजनेस करेंगे? थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है, वही ठीक है। ज्यादा के लालच में मत पड़। अरे कबाड़ी है तो कबाड़ी का बिजनेस ही करेंगे ना। तू अपने ठेकेदार कबाड़ी को देखना, हम उसे मेहनत से कबाड़ा लाकर बेचते हैं और वो बैठे बैठे मुनाफा कमाता है। कैसे? कबाड़े में से ठीक ठाक चीजों को निकाल कर और उन्हें दुगने दामों में बेचकर। हमें भी अपना यही बिजनेस शुरू करना चाहिए। कह तो तू सही रहा है, ये सब इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी हमारे पास कबाड़ा बेचेगा कौन? इतने कबाड़ी साथी हैं हमारे, उनसे बात करते हैं ना।
इससे हमारे साथ उनको भी तो फायदा होगा ना। हाँ, शुरू में दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन आगे चलकर क्या पता फायदा हो जाए। हाँ, ये भी सही है। जिसके बाद दोनों अपने बाकी कबाड़ा इकट्ठा करने वाले दोस्तों से इस बारे में बात करते हैं और उनका साथ मिलते ही चंदन कुछ पैसे जोड़कर एक पुरानी दुकान किराए पर लेता है, जिसमें वो कबाड़ी का बिजनेस शुरू करता है। शुरू में वो खुद भी अपने ठेले पर कबाड़ा इकट्ठा करता और बाकी दोस्तों का लाया हुआ कबाड़ा भी खरीदता, जिस कारण उसे सभी को कबाड़े का दाम भी देना पड़ता था, तो उसकी कोई बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने दोस्त सोनू की मदद से कबाड़े में से थोड़ी ठीक ठाक चीजों को अलग करके उन्हें सस्ते दामों पर एक मैकेनिक से ठीक करवाना शुरू किया और उन्हीं चीजों को बाजार में थोक विक्रेताओं को बेचना शुरू किया, जिससे चंदन की कुछ आमदनी होनी शुरू हुई। एक बार उसे कबाड़े में एक पैडल टूटी हुई साइकिल मिलती है, जिसका पैडल लगवाकर वो इस साइकिल को दुगने दामों पर बेचता है। कहते हैं कबाड़ा किसी काम का नहीं होता, लेकिन इस कबाड़े के चलते ही हम गरीब कबाड़ी वालों ने इस बिजनेस की शुरुआत की है। सच में, अगर मेहनत और लगन से काम करें और उस पर डटे रहे तो कबाड़े से मुनाफा भी कमाया जा सकता है। अब चंदन गली गली से कबाड़ा इकट्ठा करने की जगह अपने किराए की दुकान पर बैठकर कबाड़ा खरीदा करता, तो उसका दोस्त सोनू भी उसके साथ ही काम किया करता। बीतते समय के साथ चंदन की कबाड़ी का बिजनेस बहुत बढ़ता है और उसके पास कबाड़ा बेचने वाले और सामान खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ती जाती है और मुनाफा बढ़ने पर वो किराए की दुकान को खरीद लेता है और उस इलाके के ठेकेदार कबाड़ी वालों में शामिल हो जाता है। साथ ही वो अपनी बीमार माँ का इलाज भी अच्छे अस्पताल में करवाता है और अपनी आर्थिक हालातों को कई हद तक सुधार देता है। इस तरह एक गरीब कबाड़ी का बिजनेस अच्छे से चलता है और वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत से अपने कबाड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाता है। रचना अपनी सास नीलम के साथ रहा करती थी। रचना जितनी पूजा पाठ में ध्यान लगाती, उसकी सास उतना ही इन चीजों को अंधविश्वास समझती थी। ऐसे ही एक दिन रचना अपने घर में गणेश जी की आरती कर रही थी। तभी वहाँ पर नीलम आती है और अपनी बहू को इस तरह आरती करता हुआ देखकर उससे कहती है, क्या बहू, सुबह सुबह तूने अपना ये भजन शुरू कर दिया? अरे सुबह सुबह इन घंटियों से मुझे परेशान कर रही है। माँ जी, भगवान की आराधना करने से ही जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, और अगर किसी को भगवान की आराधना और पूजा से परेशानी होती है तो उस इंसान से बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बहू, अब तू ना ज्ञानी बाबा मत बन और कर ले तुझे जो करना है। मैं चली बाहर। नीलम बाहर चली जाती है तो वहीं रचना एक बार फिर अपनी पूजा में लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नीलम अपने घर के बाहर बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती है जो उसे मिठाई खिलाती है। अरे कांता बहन, क्या हो गया? अचानक तू मुझे मिठाई क्यों खिला रही है? वो क्या है ना, मेरे बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की किस्मत का सिक्का चमक गया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कांता। तेरे बेटे ने ऐसा भी क्या किया जो अचानक उसको ये नौकरी दूसरे शहर में लग गई? पूजा नीलम, पूजा। अरे मेरे बेटे ने बाहर नौकरी पाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं, फिर भी वो फेल हो रहा था। तभी से वो गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गया और आज देख उसका फल कितना अच्छा आया है। देख कांता, तू मेरी दोस्त है, इसीलिए बता रही हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। अरे ये जो मंदिर में मूर्तियाँ होती है उसमें कुछ नहीं होता, वो बस लोगों की आस्थाएं होती है, वो भी झूठी। अरे एक मूर्ति को तुम भगवान मानते हो, उनको फल फूल ना जाने कितने का चढ़ावा चढ़ाते हो, पर अगर तुम लोगों के सामने कोई गरीब आता है तो तुम सब उसको क्यों धुतकारते हो? मेरा मानना है कि भगवान किसी मूर्ति में नहीं होता। बात तेरी सही है, लेकिन नीलम आजकल के गरीब गरीब नहीं होते हैं। लोग भले ही गरीब का भेष धारण किए रहते हैं, लेकिन पैसे मांगना, भीख मांगना उनका धंधा हो चुका है। खैर तुझे ये चीजें समझ नहीं आएंगी क्योंकि तू एक नास्तिक है। तो अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। कांता उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है तो वहीं नीलम भी अपने घर में जाती है और गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर बस मूर्ति को निहारती ही रहती है।
अपनी सास को इस तरह गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ा होते देखकर वो अपनी सास के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। माँ जी क्या हुआ? आप इस तरह से मूर्ति को क्यों निहार रही हैं? कुछ नहीं बहू, मैं बस ये देख रही हूँ कि इस पत्थर की मूर्ति की लोग पूजा क्यों करते हैं। माँ जी भले ही ये मूर्ति पत्थर से बनी है, पर आपके अंदर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नीरज अपनी आंखों में आंसू लिए आता है और अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठ जाता है। उसको इस तरह देखकर रचना और नीलम उसके पास जाते हैं। नीरज जी आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? रचना, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अरे पर हुआ क्या जो तू इतना परेशान है? माँ, मेरी जॉब चली गई। मेरी कंपनी से किसी ने डाटा लीक कर दिया, वो भी मेरे सिस्टम से। और बॉस को लगा मैं दूसरे कंपनी के लिए काम करता हूँ और उनका डाटा मैंने लीक किया है। पर वो बिना जांच पड़ताल किए आपके ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मेरे सिस्टम का लीक डाटा माँ चीख चीख के कह रहा है कि ये डाटा मैंने ही लीक किया है। नीरज अपने परिवार वालों के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं कर पाता और वहाँ से ही चला जाता है। ये देखकर नीलम अपनी बहू को ताने मारती है। अब कहाँ है तेरे गणपति जी? बहू, बहुत उनकी सेवा करती थी ना तू। देख अब उन्होंने तेरे पति की जॉब छीन ली। माँ जी ये इंसानों की गलती है। और हाँ, हमेशा याद रखना कि भगवान जी भी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो जो भी हमारे साथ करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। बहू, ये ज्ञान की बातें सिर्फ ज्ञान देने तक ही रह जाती हैं। नीलम वहाँ से चली जाती है तो वहीं रचना अपनी आंखों में आंसू लिए गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी रहती है। हे भगवान, मैं नहीं जानती मेरा परिवार किस संकट में फंसा है, पर हाँ ये जरूर जानती हूँ कि आप हमें इस दुविधा से बाहर निकाल देंगे। रचना हाथ जोड़कर वहाँ से अपने पति के पास चली जाती है और उसे संभालती है। समय बीतता है पर नीरज की नौकरी कहीं भी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन नीरज अपने कमरे में परेशानी में बैठा था। तभी वहाँ आरती आती है और अपने पति को परेशान देखकर उससे कहती है, नीरज जी, गणेश चतुर्थी आ रही है, क्यों ना हम गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम से अपने घर ले आएं? रचना, मैंने आज तक तुम्हारी श्रद्धा में कभी टांग नहीं अड़ाई, लेकिन तुम तो जानती हो ना अभी हमारी क्या कंडीशन है। क्यों गरीबी में आटा गीला करने की बात कर रही हो तुम? नीरज जी, भगवान का घर में आना तो शुभ होता है, और क्या पता उनके आते ही आपकी भी कहीं नौकरी लग जाए। अगर हम गणपति बप्पा को घर लाएंगे तो वो हमारे सारे दुखों को हर लेंगे। कहीं ना कहीं नीरज को भी बप्पा में विश्वास था, इसलिए नीरज अपनी पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता और वो गणेश जी को अपने घर लाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन नीरज और रचना गणपति बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। हे भगवान, मेरे घर में बस शांति और खुशियों को बरकरार रखिए। नीरज जी के ऊपर जो भी इल्जाम लगा है उन इल्जामों को हटा दीजिए, साथ ही उनकी एक अच्छी सी जगह पर नौकरी भी लगवा दीजिए। मैं आपकी पूरे 9 दिन सेवा करूंगी। बप्पा, मुझे इस मझधार से निकालो। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे निकालो बप्पा, निकालो मुझे। जहाँ वो दोनों बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वहीं पीछे नीलम खड़ी थी और अपने मन में ही विनती कर रही होती है। मैं वैसे मानती तो नहीं, पर भगवान जी, जो मेरे बेटे पर इल्जाम लगा है उसे हटा दो। नीलम अब वहीं से उल्टे पैर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। बीतते समय के साथ रचना बप्पा की पूरी देखरेख करती। ऐसे ही एक रात बप्पा के सामने की ज्योत बुझ जाती है। बुझी हुई ज्योत को देखकर नीलम बप्पा के पास जाती है और उनकी ज्योत फिर से जला देती है और ये सब रचना देखती है। माँ जी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप पूजा कर रही हैं? वैसे मैं पूजा नहीं कर रही थी, वो तो इनकी ज्योत बुझ गई थी तो सोचा क्यों ना जला दूं। लेकिन हाँ, अब मुझे भी लगता है कि भगवान है। हट अब यहाँ से, मैं जाऊँ सो जाऊँ, रात बहुत हो रही है। नीलम वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बप्पा के विसर्जन का दिन था। सभी धूमधाम से बप्पा को विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। तभी नीरज के पास एक कॉल आती है। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। साथ ही नीरज अपने घर में एक खुशखबरी देता है। माँ, मेरे ऑफिस से फोन आया था माँ। वो लोग कह रहे थे जिसने भी डाटा लीक किया है उसका पता चल गया है।
मैं बेकसूर हूँ माँ, मैं बेकसूर हूँ। और तो और उन्होंने मुझे ना फिर से बुलाया है, वो भी दुगनी सैलरी में। मैं ना कहती थी कि बप्पा हमारे सारे कष्टों को हर लेंगे, और देखो वही हुआ। माँ जी आपने भी हमारा साथ दिया, बस मुझे आपसे और क्या ही चाहिए। माँ जी ने साथ दिया मतलब? नीरज की बात सुनकर रचना अपने पति को सब कुछ बता देती है। ये सुनने के बाद नीरज को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपनी माँ के गले लग जाता है। माँ मैं जानता हूँ आप भी भगवान पे यकीन करती हो और आपने कभी इसका दिखावा नहीं किया। यही तो खासियत है माँ जी की। आज माँ जी के सपोर्ट से ये सास बहू की गणेश चतुर्थी पूरी हुई है। गणपति बप्पा मोरया। सुलोचना अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन उमा हंसते हुए आती है और सुलोचना को घूरने लगती है। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? घूरू नहीं तो क्या करूँ, बेचारी सुलोचना। सोचा था कि बहू आएगी तो तू अपनी बहू पर हुक्म चला पाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो तेरा काम ही इतना बढ़ गया है ना। मैंने तो सोचा अपनी जान में अच्छी ही लड़की देखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे जब से आई है बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ और उस बेशरम को शर्म तक नहीं आती। अब अगर बेटे की बात मान लेती और उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा देती अपने बेटे की, तो कम से कम तेरा बेटा तो खुश रहता ना। लेकिन यहाँ ना तो तू खुश है ना ही तेरा बेटा। अब तो ये सब सोचने का भी कोई फायदा नहीं। बहू लेकर आई थी अंजलि जैसी, लेकिन ये तो मंजूली का निकली। तू ही बताओ माँ, मैं इस नाम की बहू का क्या करूँ? नाम की बहू नहीं बल्कि बड़े नाम की बहू। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू भी कुछ मत किया कर, फिर देखते हैं कि कितने दिन तक ऐसे ही सोती रहेगी ये। अब तो उसे उठना ही होगा। ये सब तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता किसी बात का। मेरी नाक में तो दम कर दिया है इस लड़की ने। अच्छा मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मैं तेरा दुखड़ा और ज्यादा सुनने लग गई ना, तो मेरी अंतिम यात्रा निकल जाएगी जल्दी ही, और लोगों को ये पता चलेगा कि अपनी पड़ोसन का दुख सुनते हुए उमा का देहांत हो गया। तू भी ना उमा, मैं यहाँ अपना दुख सुना रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अगर तुझे मेरी बात पर इतनी ही हंसी आ रही है तो ठीक है, चली जा अपने घर, मैं नहीं रोक रही तुझे। अरे सुलोचना, मैं तेरी बात सुनने को मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अपनी बहू के आगे इतना नरम पेश मत आया कर, वरना तेरी बहू इसी तरह से तेरे हाथों से निकलती जाएगी। उमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुलोचना अपनी बहू से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुलोचना की कमर में बहुत दर्द होता है और वो अपनी बहू अनुराधा को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द है, दराज में बाम रखा है, एक काम कर, मेरी कमर की मालिश कर दे। सच में दर्द के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। आपने ये कहा कि मैं आपकी कमर की मालिश करूं? माँ जी, आपको कमर की मालिश से ज्यादा आपके दिमाग की मालिश की जरूरत है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है, खुद कर लो। बहू, तू इस घर की बहू है और तेरा भी फर्ज बनता है कि तुझे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर तुझे कमर की मालिश करना नहीं आता ना तो मैं सिखा दूंगी। माँ जी, आप जितनी तकलीफ करके मुझे कमर की मालिश करना सिखाओगी, उतने में तो आप खुद ही अपनी मालिश कर लोगी ना। एक काम करो, इतना तो आप खुद ही कर लो। बहू, मेरी अगर इतनी हालत होती कि मैं खुद कर लूं, तो मैं तुझे बोलती ही क्यों। देख बहू, बार बार मुझसे बहस करके मेरी बात का उल्टा जवाब देकर मेरा खून मत जला। मेरी कमर में पहले से ही दर्द है और अब तुझसे बात करके मेरे सर में भी दर्द होने लगा। जल्दी से मालिश कर दे अब। माँ जी, मैं भी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराने वाली। मैं नहीं करने वाली आपकी कमर की मालिश, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप खुद अपनी कमर की मालिश कर लो, या दर्द में ही रहो। अनुराधा इतना बोलकर अपनी सास को वहीं दर्द में छोड़कर चली जाती है। ये देखकर तो सुलोचना का गुस्सा और बढ़ जाता है। जब अनुराधा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुलोचना अपने बेटे अंकित के साथ कमरे में जाती है और बाल्टी भरकर पानी अनुराधा के मुंह पर डालती। माँ जी, ये क्या है? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं अभी सो रही हूँ? और अंकित, माँ जी को तुम रोक नहीं सकते थे? तुमने भी माँ जी को रोका नहीं। अब मैं क्या करूँ? माँ जो करना चाहती है वो तो कर सकती है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो कर लो ना, जो माँ तुम्हें करने के लिए कह रही है। जब तू बड़े नाम की बहू है तो तेरा काम क्या है इस घर में? एक काम कर, तू बहुत रह ली इस घर में
और मुफ्त की रोटियां भी बहुत तोड़ ली। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चलती बन यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चलती बनूं? ये मेरा घर भी है। अनुराधा बात कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी ही बजती है और सुलोचना दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक ज्योति नाम की लड़की थी। तभी वहाँ अनुराधा और अंकित भी कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। कौन हो आप और हमारे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम ज्योति है और यहाँ मुझे अनुराधा जी ने बुलाया है। हाँ, ये सही कह रही है, मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। वो क्या है ना, माँ जी मुझे हमेशा यही बोलती रहती हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं बस बड़े नाम की बहू हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ज्योति को यहाँ बुलाया है। तुम्हारा मतलब क्या है? माँ जी को अब जो भी काम करवाना हो अब वो ज्योति को बोल सकती हैं। ज्योति सारा काम कर देगी, जिससे अब न मुझे कोई परेशानी होगी और न ही अब माँ जी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अनुराधा की बात सुनकर सुलोचना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहू की इस हरकत से बिल्कुल चुप हो जाती है और अनुराधा को कुछ नहीं बोलती। अब अनुराधा का सारा काम ज्योति ही करती। धीरे धीरे सुलोचना भी इस बात की आदत डाल लेती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना अपने घर में एक पूजा रखवाती है, जहाँ आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सबको बुलाया होता है। पूजा बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है और करीबन खत्म होने ही वाली थी कि तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे सुलोचना बहन जी, अपने घर की बहू और बेटे को बुलाओ, आरती वो करेंगे अब। बहू, अंकित यहाँ से जाओ, जरा आरती कर दो तुम दोनों, पंडित जी बुला रहे हैं। माँ जी मैं नहीं आ रही, आप एक काम करो, ज्योति को बोल दो, वो अंकित के साथ आरती कर लेगी। बहू, तू ये क्या बकवास किए जा रही है? पूजा के काम जोड़े में होते हैं और अगर कोई जोड़ा नहीं है तो अकेले करते हैं, और तू यहाँ अपनी जगह ज्योति को दे रही है। माँ जी मैं कोई अपनी जगह उस ज्योति को नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ज्योति कर लेगी ना आरती। अब आप क्या छोटी छोटी चीजों के लिए बहू बहू करती रहोगी? अरे क्या सुलोचना बहन, बड़े नाम की बहू है आपकी बहू, तो घर का काम तो बाहर वाले से फिर भी करवा लेते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारी बहू अपने ही पति के साथ दूसरी औरत को आरती करने को कह रही है। मेरी बहू सच में ही नाम की बहू निकली। आज इसने पूरे मोहल्ले के आगे मेरी नाक कटवा दी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही पति को दूसरी औरत के साथ भेजते हुए। इस बार तो अनुराधा ने हद ही कर दी और इसीलिए अब सुलोचना के सब्र का बांध टूट चुका था। कुछ दिनों बाद घर में बहुत रौनक होती है, हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। अंकित को दूल्हे की तरह तैयार किया हुआ था और ज्योति को दुल्हन की तरह। जब अनुराधा की आंख खुलती है और वो अचानक से अपने घर को इतना सजा धजा और अपने पति को दूल्हे के रूप में देखती है तो वो चौंक जाती है। माँ जी ये क्या है, घर में कोई फंक्शन है और मुझे किसी ने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? क्या हुआ बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे बताना ना बताना एक बराबर ही तो है। वैसे भी तू किसी काम की बहू तो है नहीं, बस नाम की है, तो बताकर भी क्या फायदा? माँ जी मैं चाहे काम की बहू हूँ या फिर नाम की बहू, लेकिन हूँ तो इसी घर की बहू ना, और मुझे घर की हर एक बात जानने का पूरा हक है। अब बता दो साफ साफ कि क्या हो रहा है घर में? हम तेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हैं। वो क्या है ना, नाम की बहू को नाम तक ही सीमित कर रहे हैं और काम की बहू का गृह प्रवेश करेंगे जो इस घर को संभाले और मेरे बेटे को भी। अनुराधा जमीन पर लेट जाती है। नहीं माँ जी, मेरे होते इस घर में कोई और बहू नहीं आ सकती और ना ही अंकित की दोबारा शादी हो सकती है। अब तो मैं जमीन पर भी लेटी हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। अनुराधा रोती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे उसका पूरा परिवार जब ज्योति का हो रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अनुराधा को पता चलता है कि उसके घर वाले बस उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये नाटक कर रहे थे।